डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम को प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12th के लिए है। और इस क्लास 12th के पहले पार्ट में हम बिलियन का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और इस बिलियन के लेसन में हम आपको सबसे पहले बिलियन की डिफिनीशन यानी कि बिलियन की परिभाषा, इंग्लिश में हम बिलियन को सॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बिलियन की परिभाषा और फिर उसके बाद उसके घटकों के बारे में वर्णन करेंगे और फिर उसके बाद जो है उसके प्रकारों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिलियन की परिभाषा से। यानी कि जो बिलियन होता है, बिलियन कहते किसे हैं? तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जो बनते हैं उन्हीं को हम बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर, ये आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है। समांगी और असमांगी पदार्थ, समांगी और असमांगी मिश्रण, तो इन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। अच्छा, आप लोग जो है इसके नोट्स साथ साथ में बनाते जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएंगे तो इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और चीज़ों को याद करने में भी। तो जैसे हम इसकी दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि विलायक द्वारा विलेय को अपने में विलीन करने पर, विलायक द्वारा विलेय को अपने में विलीन करने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसी को हम विलयन कहते हैं। अच्छा, अभी आपको विलायक और विलेय के बारे में पहले हम बता दें। ये जो है सॉल्यूशन यानी विलयन के दो मुख्य घटक हैं। विलायक और विलेय ये जो है दो मुख्य घटक हैं किसके? विलायक सॉल्यूशन के। तो सबसे पहली बात हम करते हैं विलायक किसे कहते हैं। अभी एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन पहले हम विलायक के बारे में बताते हैं जो कि सॉल्यूशन यानी विलयन के घटक हैं। तो विलायक जो होता है यानी कि विलायक हम उसे कहते हैं जो किसी भी विलेय को अपने में विलीन कर ले। विलेय को विलीन कर, अच्छा, विलीन करने का मतलब होता है कि जैसे हम थोड़ी सी जो है चीनी लेकर के उसे जल में डाल करके घोलते हैं और कुछ देर हिलाने पर हम देखते हैं कि जो चीनी होती है वह अदृश्य हो जाती है, यानी दिखाई नहीं देती है, विलीन हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये जो हमारा मिश्रण बनता है एक पारदर्शक समांगी मिश्रण बन जाता है और इसी को हम विलयन कहते हैं। आपने घर पे किया भी होगा, नमक और चीनी का जो चीनी पानी का घोल बनाया होगा और आपने देखा होगा कि चीनी या नमक के घुलने के बाद जो पूरा सॉल्यूशन होता है वो पारदर्शक हो जाता है और उसमें चीनी या नमक दिखाई नहीं देती है। तो जो पानी है वहां पर विलायक का कार्य करता है, यानी कि वह एक कंपोनेंट्स है, एक घटक है किसका? विलयन का। पानी एक कंपोनेंट्स है विलयन का। तो विलेय की परिभाषा में हम लिख सकते हैं, और जो चीनी और नमक है इसके लिए हम विलेय के बारे में बात करते हैं। तो जो विलेय हमारा है, कह सकते हैं कि जो पदार्थ विलायक में पूर्णतः घुल जाए, जो पदार्थ विलायक में पूर्णतः घुल जाए या जिसे विलायक अपने में पूरी तरह से घोल ले उसी को हम क्या कहेंगे? विलेय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने आपको नमक और चीनी दो चीज़ों के बारे में बताया था। मान लीजिए एक आप ग्लास लेते हैं और ग्लास में थोड़ा सा शुगर आप डालते हैं यानी चीनी डालते हैं, और डालने के बाद इसको जब हिलाते हैं तो हिलाने के बाद आप देखते हैं कि जो चीनी होती है पानी में पूरी तरह से घुल गई होती है, और घुलने के बाद जो हमको मिक्सचर प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन यानी विलयन कहते हैं। अच्छा, अब जैसे एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, C2H5OH यानी इसको क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल कहते हैं ना। तो एथिल अल्कोहल यानी अल्कोहल को जब हम पानी में घोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ड्रिंकिंग करते वक्त तो लोग जो है ग्लास में पानी लेते हैं और पानी में जो है थोड़ी सी अल्कोहल डालते हैं, यानी कि 4 भाग पानी का 1 भाग अल्कोहल का लेकर के उसको मिक्स करते हैं, और फिर मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो तीन चीजें आपको यहाँ से क्लियर होती हैं। विलयन किसे कहते हैं? जो विलायक को और विलेय को अपने में विलीन करने पर मिश्रण प्राप्त हो उसी को हम विलयन कहते हैं, या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं।
अब इसमें दो घटक पाए जाते हैं, एक विलायक होता है और दूसरा विलेय होता है। विलायक वह होता है जो किसी विलेय को अपने में घोल ले, यानी कि नमक एक विलेय है तो पानी नमक को अपने में घोल लेती है, इसलिए ये विलायक है। विलेय किसे कहते हैं? विलेय वह होता है जो किसी भी विलायक में अपने आप को पूर्णतया घोल दे या विलायक में पूर्णतया घुल जाए। जैसे नमक है, चीनी है, ये जो है पानी में पूर्णतया घुल जाता है, इसीलिए इसको हम विलेय कहते हैं। अब हम आपको आगे के टॉपिक में ले चलते हैं और अगला टॉपिक हमारा है विलयन के प्रकार। रही बात विलयनों के प्रकार की, तो अगर हम विलयनों के प्रकार की बात करें तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जो पदार्थ होता है यानी कि जो मैटर होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। इन तीन अवस्थाओं के आधार पर हम विलयन को 9 प्रकारों को बांटते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि विलयन 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला है ठोस का ठोस में। यानी कि ये जो तीनों प्रकार हैं, इन तीनों प्रकारों को हम कह सकते हैं कि सभी एक दूसरे के साथ मिल करके, जैसे ठोस द्रव के साथ मिलेगा, ठोस खुद ठोस के साथ मिलेगा, ठोस खुद गैस के साथ मिलेगा, तो एक ठोस यानी ठोस से मिलकर के 3 प्रकार के विलयन बनते हैं। उसी तरह से द्रव भी, एक द्रव पहले ठोस से मिलेगा यानी द्रव का ठोस में विलयन होगा, फिर द्रव का द्रव में विलयन होगा, फिर द्रव का गैस में विलयन होगा, तो इस तरह से इसके भी 3 विलयन मिलेंगे। और उसी प्रकार से गैस का ठोस में होगा, गैस का द्रव में होगा और गैस का खुद गैस में होगा, तो इसके भी 3 प्रकार हो जाएंगे। तो 3 इसके और 3 इसके मिला करके कुल जो है 3 इसके, 3 द्रव के, 3 गैस के, मिला करके कुल 9 प्रकार होंगे। तो पहला प्रकार हम अगर डिस्कस करें ठोस का ठोस में, यानी ठोस खुद ठोस के साथ अगर मिल करके जो है मिश्रण बनाए तो जो उसका विलयन बनता है उसी को हम ठोस का ठोस में कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप पीतल इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। पीतल में लगभग 75% जो होता है वो, या कह सकते हैं कि जो है पीतल में 70% तक पीतल होता है, इसके अलावा अन्य अयस्क मिले होते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि तांबा और सोने का मिश्रण, उसमें भी आप देख सकते हैं। यानी कि कोई ठोस पदार्थ जब ठोस में विलीन होता है तो उसका हम कहते हैं कि ठोस का ठोस में विलयन। दूसरा है ठोस जो है जब द्रव में घुला हो, यानी द्रव का ठोस में, यानी कि जब किसी भी ठोस में द्रव विलीन हुआ हो तो उसे हम कहते हैं द्रव का ठोस में। जैसे आप लोगों ने पिछली कक्षा में सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में पढ़ा था कि वहां पर देखते थे मरकरी में जो है सोडियम मिल करके अमलगम बना लेता था। तो मरकरी एक ठोस, एक द्रव पदार्थ है और सोडियम वहां पर ठोस है, ये मिल करके जो है जो अमलगम बनाता है, मरकरी और सोडियम मिल करके जो अमलगम बनाते हैं, इसी के मिश्रण को हम कहते हैं द्रव का ठोस में विलयन। अच्छा, अब तीसरे हम विलयन की बात करते हैं गैस का ठोस में। जब हम गैस के ठोस में विलयन बनाने की बात करते हैं तो हमारे सामने सीधा सीधा एग्जांपल आता है हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में, यानी पैलेडियम एक ठोस है और उसमें हाइड्रोजन गैस घुली हुई हो, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं गैस का ठोस में विलयन। तो ये तो ठोस के तीनों प्रकार हो गए, किसके हो गए? ठोस के। अब हम शुरू करते हैं दूसरा हमारा जिसका है द्रव। तो सबसे पहले द्रव ठोस के साथ मिलेगा, यानी ठोस का द्रव में विलयन। जब ठोस का द्रव में विलयन होगा तो इसी को हम कहेंगे ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में या द्रव का ठोस में। पहला टॉपिक हमारा आता है ठोस का द्रव में, यानी कि जैसे हम, आप लोग देखे होंगे कि गर्मियों के दिनों में लोग यूज करते हैं जल में जो है ग्लूकोज मिला लेते हैं। तो ग्लूकोज हमारा क्या है? ये ठोस है, C6H12O6। तो जल में जब हम ग्लूकोज को घोलते हैं तो ग्लूकोज के घुलने के बाद जो विलयन बनता है उसी को हम कहते हैं द्रव का ठोस का द्रव में, यानी कि द्रव में ठोस डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है पूरी तरह से। दूसरी हम बात करते हैं द्रव का द्रव में। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एग्जांपल बताया, जैसे एथिल अल्कोहल होता है, अल्कोहल C2H5OH, इसको हम जो है जल में घोल देते हैं तो जो हमको सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं द्रव का द्रव में मिश्रण। तीसरा हमारा है गैस का द्रव में। तो गैस का द्रव में आप लोगों को पता होगा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि जो हमारा पानी होता है
पानी में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनता है गैस का द्रव में होता है। अब तीसरे टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। तो तीसरे टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गैस का जो है ठोस के साथ, यानी ठोस का गैस में। ठोस का गैस में जब हम घोलते हैं, जैसे हमारा कपूर का जो है, कपूर का नाइट्रोजन के साथ मिल जाए तो ये हमारा ठोस का, कपूर हमारी ठोस होती है और नाइट्रोजन गैस है, तो उसका जो सल्यूशन बनता है उसी को हम कहते हैं ठोस का गैस में। तो ये पहला हो गया। दूसरा हमारा टॉपिक है द्रव का गैस में। द्रव का गैस में, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे द्रव आपका मान लीजिए क्लोरोफार्म है, CH3, और इस क्लोरोफार्म में आप नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व कर दीजिए। तो डिसॉल्व होने के बाद जो सल्यूशन मिलता है उसी को हम कहते हैं द्रव का गैस में। अब तीसरी बात आती है गैस का गैस में। तो ये तो आपको क्लियरली पता ही होगा, गैस का गैस में। तो ये तो आपको क्लियरली सबको पता ही होगा कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और उन सभी गैसें एक दूसरे में मिली हुई हैं। तो या ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये आपस में डिसॉल्व हों, तो इसका जो मिश्रण होता है उस विलयन को हम गैस का गैस में कहते हैं। तो पहला टॉपिक आपका ठोस का ठोस में था, जिसमें हमने पीतल बताया या तांबा और जो है सोने का मिश्रण बताया, तांबा और सोने का मिश्रण बताया। दूसरा हमने बताया कि ठोस में अगर द्रव मिली हुई हो, तो जैसा कास्टिक सोडा के निर्माण में होता है, मरकरी में सोडियम जाकर के घुल जाती है तो अमलगम बन जाता है, तो भी विलयन हुआ द्रव का ठोस में। इसके बाद गैस का ठोस में, जैसे हाइड्रोजन गैस में पैलेडियम घुली हुई, तो इसको हम कहते हैं कि द्रव गैस का ठोस में हो जाता है। इसके बाद है द्रव के लिए है। तो द्रव के लिए हमारा जैसे ठोस का द्रव में है, जल में हम ग्लूकोज को घोल देते हैं तो हमारा ठोस ग्लूकोज है, और जल द्रव है तो ये डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा हमारा है द्रव का द्रव में, यदि हम अल्कोहल को जल में घोल देते हैं तो जो मिश्रण बनता है उसे हम द्रव का द्रव में कहते हैं। और गैस का द्रव में अगर बात करें तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है पानी में, तो ये गैस का द्रव में मिश्रण होता है, विलयन होता है। ठोस अगर यानी कपूर ठोस है, नाइट्रोजन गैस में घुली हुई है, तो इसको हम कहते हैं कि कपूर का ठोस में यानी ठोस का गैस में विलयन है। और क्लोरोफार्म अगर नाइट्रोजन गैस में घुली हुई हो तो इसका द्रव का गैस में, ये द्रव है और ये गैस है, तो दोनों का आपस में मिलने से जो विलयन बनता है उसको हम द्रव का गैस में कहेंगे। और तीसरा हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में घुली हुई हो, या हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं सब आपस में डिसॉल्व होकर के एक प्रकार का विलयन बनाती हैं। अच्छा, सभी प्रकार की विलयनों में जो द्रव विलयन होता है ये एक मुख्य प्रकार का विलयन होता है। सभी प्रकार के विलयनों में विलयन की भौतिक अवस्था ठोस ही द्रव या गैस हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि तीनों में से कोई नहीं, तीनों हो सकती हैं, लेकिन इसमें मुख्य प्रकार का जो विलयन माना जाता है वो द्रव होता है। जल में नमक, अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन द्रव विलयन है। वायु एक गैसीय विलयन है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, इसमें आप विभिन्न प्रकार के गुणों का वर्णन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम विलयन की बात कर रहे हैं तो हमारा विलयन कैसा होना चाहिए, यानी कि उसके ठोसों में जो गुणों का वर्णन किया जाए वो किस प्रकार का हो। जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा तनु विलयन और संतृप्त विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन, माफ कीजिएगा, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन का मतलब होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन। तनु विलयन की अगर हम परिभाषा आपको बताएं तो कह सकते हैं कि जिस विलयन में विलेय की सांद्रता, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम हो, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम हो उसे हम तनु विलयन कहेंगे। विलेय की सांद्रता यानी कि विलायक और विलेय होता है, जो विलेय पदार्थ होता है अगर वो कम घुला हो तो उसी को हम कहेंगे तनु विलयन। दूसरा होता है कंसंट्रेट विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, जिसे हम कहेंगे
सांद्र विलयन। अभी हम आपको सांद्रता के बारे में बताएंगे कि सांद्रता क्या होती है। पहले ये दोनों टॉपिक आप पढ़ लीजिए, तनु विलयन और सांद्र विलयन। सांद्र विलयन जिस विलयन में, जिस इसी का जस्ट अपोजिट है, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता अधिक हो, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक हो उसी को हम कहेंगे सांद्र विलयन। तो यानी ये आपका प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल में आप यूज करते हैं, वहाँ पर डाइल्यूट, कंसंट्रेट, H2SO4 या Cl, इन सभी चीज़ों का यूज होना होता है। तो आप इसको इसी तरह से समझ सकते हैं कि जिसमें विलेय कम घुला होगा वो डाइल्यूट आपका होगा या तनु होगा, और जिसमें विलेय अधिक घुला हुआ होगा वो आपका कंसंट्रेट होगा यानी कि सांद्र होगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है। अच्छा, अब सांद्रता की हम बात कर लेते हैं कि सांद्रता किसे कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें इसकी डिफिनेशन तो लिख सकते हैं सांद्रता की कि विलयन के इकाई आयतन में, विलयन के इकाई आयतन में विलेय की मात्रा, आयतन में विलेय की मात्रा। यानी कि जैसे मान लीजिए आप एक पात्र लेते हैं और उसमें, ये 1 लीटर का पात्र लेते हैं और जिसमें जल भरा हुआ है, और इस 1 लीटर में आप जितना ग्राम, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम चीनी डालते हैं, तो जितनी मात्रा इस इकाई लीटर के आयतन में जितनी मात्रा पदार्थ की यानी विलेय की घुली हुई होती है वही उसकी सांद्रता व्यक्त करती है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं संतृप्त और असंतृप्त या अति संतृप्त विलयन के बारे में। तो पहला टॉपिक हमारा आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में अगर थोड़ी सी चीनी डाल दी जाए और उसे जो है चीनी को जल में डालने के बाद हिलाना शुरू करें, तो एक ऐसी अवस्था रहती है जब हम उसमें चीनी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और उसको हिलाते जाएं, चीनी का घुलना शुरू होता है और चीनी घुलती जाती है, लेकिन अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर चीनी का घुलना बंद हो जाता है। और जहां पर चीनी का घुलना बंद हो जाता है और चीनी नीचे पेंदे में बैठने लगती है, उसी को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। यानी कि पूरी तरह से हमारा जो विलयन है वो संतृप्त हो गया। क्या करेंगे हम, एक पात्र लेंगे, 1 गिलास पानी या 1 लीटर पानी आप जो भी ले सकते हैं पात्र में लेंगे, और उसमें आप जो है चीनी डिजॉल्व करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके आप चीनी डालते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी चीनी आप जो है करके डालते रहेंगे, और एक अवस्था ऐसी आएगी, एक अवस्था ऐसी आएगी कि जिस पर चीनी का घुलना रुक जाए, चीनी का घुलना रुक जाए, उसी को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। और ताप हमारा स्थिर होना चाहिए, किसी स्थिर ताप पर, किसी स्थिर ताप पर। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि किसी स्थिर ताप पर यदि किसी पात्र में हम जल में चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं, तो एक अवस्था ऐसी आती है जब चीनी का जल में घुलना रुक जाता है और घुलने वह पेदे में बैठने लगती है, और इस अवस्था में जो विलयन होता है उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जो संतृप्त विलयन होता है यानी कि चीनी का ठोस अवस्था से लेकर के उसके द्रव अवस्था में यानी कि विलयन की अवस्था में जाने पर उनके बीच में एक साम्य की अवस्था आती है, जिसमें जिसके मध्य जो विलयन होता है वो साम्य में रहता है। अब दूसरी हम बात करते हैं अति संतृप्त विलयन की। असंतृप्त तो आपको पता है कि यदि किसी भी विलयन में हम चीनी को डाल करके या किसी भी ठोस पदार्थ को डालते हैं और वह उसमें घुलती नहीं यानी कि पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होती, तो उसको असंतृप्त कहते हैं। इसलिए हमको विलयन के बारे में डिस्कस करना है, और हमारा विलयन बनता ही नहीं है, तो इसलिए हम उसके बारे में नहीं बात करते हैं। अति संतृप्त विलयन की बात करते हैं कि जो हमारा अति संतृप्त विलयन है कि निश्चित ताप पर किसी भी विलयन में जो विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा जिस विलयन में उपस्थित होती है उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। कब कहते हैं कि निश्चित ताप पर किसी विलयन, निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए, किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से
अधिक पदार्थ की मात्रा जिस विलयन में उपस्थित हो, जिस विलयन में उपस्थित हो, अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे मान लें सोडियम थायोसल्फेट का क्रिस्टल, हम सावधानी पूर्वक उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जो सोडियम थायोसल्फेट है अपने क्रिस्टलन जल में घुलकर अतिसंतृप्त विलयन बना लेता है। यानी कि अगर उसको हम कह सकते हैं तो यह एक प्रकार का अस्थायी निकाय होता है, अस्थायी निकाय होता है, जिसमें आप विलयन को घोलते हैं तो जो उसके क्रिस्टल होते हैं वो पृथक हो जाते हैं और उसको तेजी से लाने पर वह संतृप्त विलयन में बन सकता है। तो ये यहाँ तक आपका टॉपिक था जिसे हमने आपको प्रोवाइड किया। इसके आगे का टॉपिक यानी कि विलेयता को और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक को, इन सभी चीज़ों को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।